हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं एचटेट, टीजीटी मैथ और पीआरटी स्क्रीनिंग के लिए। अब तक हमने मेंसुरेशन पढ़ लिया है और परमुटेशन पढ़ लिया है। ये दोनों ही टॉपिक जो मैंने अभी तक आपको कराए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एडवांस मैथ फॉर एचटेट, आप उसको जाकर विजिट जरूर करें, वहां से मेंसुरेशन और परमुटेशन जरूर पढ़ें। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं। ये आपका 10th लेवल तक का ही टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, टफ नहीं है, लेकिन इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने 20 से 22 क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक क्या है। आपको पता है, मैं कोई भी टॉपिक शुरू करता हूं तो पहले उसका बेसिक बताता हूं, तो पहले हम थोड़ा बेसिक से शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बेसिक की बात करूं ना, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, समांतर श्रेणी है क्या। ये एक नंबरों की एक वो श्रेणी है जिनके बीच का अंतर बराबर है। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने एक सीरीज लिखी है 1 3 5 7 9 ऐसो ऑन। और सीरीज का मतलब ये है इसमें कितने भी पद हो सकते हैं। मैंने ये पद लगा के आगे डॉट डॉट लगा दिए, मतलब ये आगे तक जारी है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये समांतर श्रेणी है? तो मैं इनके बीच का अंतर चेक करूंगा। इन सारे पदों को हम कैसे समझेंगे, इनको कैसे नाम देंगे? जो पहला पद है उसको हम A1 बोलते हैं, जो दूसरा पद है उसको A2, तीसरे पद को A3, अगले वाला पद A4, अगले वाला A5, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब आपने ये पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ये एपी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो आपका दूसरा पद है 3, पहला पद है 1, इनको आपस में घटाया तो आपका अंतर आ गया है 2। फिर हम क्या करेंगे, फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। ये हमारा तीसरा पद है, इसमें से दूसरा पद घटाया, 5 में से 3 गया 2, ये भी कितना बच गया है 2। आगे चेक करने के लिए एक और बता रहा हूं मैं आपको, चौथे पद में से तीसरा पद घटा दिया, चौथा पद है मेरा ये, इसमें से तीसरा पद घटा दिया, ये भी आ गया है 2। क्योंकि इन सभी नंबरों के बीच का अंतर बराबर है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये बराबर है, इसलिए मैं इसको एपी बोल सकता हूं, समांतर श्रेणी बोल सकता हूं। ये सबसे बेसिक बात है जो आपको पता होना चाहिए। जो भी आपके सामने श्रेणी आएगी, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि क्या उनके बीच का अंतर बराबर है। और कभी भी आप पहले में से दूसरा घटा के अंतर चेक मत कर लेना, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, यानी कि अगले पद में से उससे पहले वाला पद घटा के ही हम अंतर चेक करेंगे। तो कहीं पर ये आपका सार्वंतर जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव आएगा, कहीं पर नेगेटिव आएगा। बस आपने तरीका ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। जब भी आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे ना, तो इस टर्म को इस पहले वाले में से माइनस करेंगे, सॉरी, इसमें से पहले वाली टर्म माइनस करेंगे, इसमें से इससे पहले वाली टर्म माइनस करेंगे। ये मैंने इस तरीके से आपको लिख दिया है। तो सबसे पहले हमें समझ आ गया कि एपी क्या है। एपी वो है जिनके बीच का अंतर बराबर है। अब उसके बाद अब हमें और क्या क्या पता होना चाहिए। दूसरा, जब भी आपके पास कोई भी आपको सीरीज दे रखी होगी, एपी दे रखी होगी, तो उसमें कोई भी आपसे पद निकालने के बारे में पूछा जाएगा, तो उसका फार्मूला होता है हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें d क्या है, d मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है आपको, जो मैं कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा था ना, वही मेरा d है, जिसको हम सिर्फ सॉरी मैं नीचे लिख देता हूं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं। इसमें अगर खाली a लिखा हुआ है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, जिसको हम a से डिनोट करते हैं। और यहां n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका पद निकालने का फार्मूला है कि एपी में ए एन का मतलब है जो आप पद निकाल रहे हो, यहां पर एन का मान उतना ही रख देंगे। खाली ए लिखा हुआ है मतलब पहला पद, एन का मतलब जोड़ सा पद आप निकाल रहे हो, और डी का मतलब
किसी भी सीरीज के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब इसको समझते हैं, इस फार्मूले को यूज कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने एक श्रेणी ले ली है 1, 5, 9, ऐसो ऑन, ये ऐसे चल रही है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि इसका 20वां पद निकालो, क्या होगा। सबसे पहले मैं जितने मुझे पद दे रखे हैं उनके बीच का अंतर चेक करूंगा। 5 में से 1 घटाया 4, 9 में से 5 घटाया 4, इनके बीच का अंतर बराबर है, इसका मतलब ये एपी है। अब मुझे कौन सा पद निकालना है, मुझे 20वां पद निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एन की जगह सबसे पहले 20 रखूंगा, A20, इसका मतलब ये 20वां पद में निकाल रहा हूं। जब मैंने पद लिखे थे, आपको देख भी लिया होगा आपने, पहला पद मैंने A1 लिखा था, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3। इस तरीके से अगर 20वां पद निकालना है तो हम उसको ऐसे ही तो लिखेंगे ना। तो हमने n का मान रख दिया यहां, वो आ गया है a का 20वां पद। अब आगे, इस a का मतलब क्या है, मैंने बताया था, जब अकेला a लिख रहा होगा तो उसका मतलब है आपका पहला पद, और इसमें पहला पद कितना है, पहला पद है आपका 1, तो ये मैंने रख दिया यहाँ पर 1, प्लस में n का मतलब क्या है, जोन सा पद आपने निकालना है, आपने 20वां पद निकालना है, तो यहाँ पर है 20, 20 में से 1 गया 19। अब डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस जो हमने अभी निकाला है वो कितना है 4, तो उसको यहां रख दिया 4। तो ये हो गया आपका 19 चौके 76 प्लस 1 77। तो इस एपी का जो आपका 20वां पद है ना वो 77 आ गया है। इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करना है। बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करेंगे। आप स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर मैं थोड़ी सी डिटेल से बताने लग जाता हूँ ना, और आपको सारी चीजें आती हैं, तो आपको लगता है कि ये चीजें बोरिंग है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि हर बच्चा समझ ले। अगर आपको ये लग रहा है कि ये चीजें पता है आपको, तो आप वीडियो को 1.5x पे देखें, ताकि जल्दी आगे चले जाए, और जहां से आपको समझना है वहां से आप पहुंचो। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हर बच्चे को समझ आए, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को साथ में इंप्लीमेंट करना भी आपको बता दिया। अब एक बात, ये हमने समझ लिया कि ये पद निकालने का फार्मूला है, और इसको कैसे यूज करना है वो भी पता चल गया। लेकिन मैं दोबारा एक बार फिर एपी पर आता हूं। एपी हम लिखते कैसे हैं भाई, हमने एपी में से पद निकालना है वो ठीक है, लेकिन एपी लिखी कैसे गई है एक्चुअल में, देखिए पहले पहला पद लिखा गया होगा ए, फिर उसमें सार्वंतर जोड़ा गया होगा, फिर दूसरा पद लिखा गया होगा ए प्लस में डी, फिर इससे अगला पद लिखा गया होगा, फिर इसमें डी जोड़ा होगा ए प्लस 2d, इससे अगला पद कैसे लिखा गया होगा, इसमें फिर डी जोड़ा होगा ए प्लस में 3d। जब हमने इस तरीके से एपी लिखी होगी तभी तो इनके बीच का अंतर बराबर आया होगा ना। क्या ये बात आपको समझ आई? हमारी एपी एक्चुअल में लिखी कैसे गई है, जो अंतर है ना उसको जोड़कर ही तो लिखा गया है ना, तभी तो बीच का अंतर बराबर आएगा। जैसे कि पहले आपकी एक टर्म थी, उसमें हमने सार्वंतर जोड़ दिया, डी जोड़ दिया, तो अगला पद आ गया, फिर उसमें दोबारा फिर डी जोड़ दिया तो उससे अगला पद आ गया, उसमें दोबारा फिर डी जोड़ दिया तो अगला पद आ गया। इसका मतलब अगर आपको किसी भी एपी का कोई भी पद निकालना हो ना, तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक ए और एक डी। ए का मतलब पहला पद, और डी का मतलब आपके बीच का जो श्रेणी है उसके बीच का अंतर, तो आप कोई भी पद निकाल सकते हो। वो कैसे? इस तरीके से, क्योंकि मुझे पता है सारे पद कैसे निकाले गए हैं। पहला पद ए अगर मेरे पास है तो मैं कितनी भी बड़ी श्रेणी बना सकता हूं, उसमें क्या जोड़ के, डी जोड़ के। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यह बता दिया कि एक श्रेणी का पहला पद है 3, और आपका जो सार्वंतर है वो है 2, तो इस एपी को लिखो। ये एपी क्या होगी, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं सबसे पहले पहला पद लिखूंगा 3, इससे अगला पद क्या होगा, उसमें डी जुड़ा होगा, तो 3 और 2 5, फिर अगला पद कैसे लिखा गया होगा, फिर उसमें 2 जुड़ा होगा तो ये 7, अगला पद क्या होगा, फिर इसमें 2 जुड़ा होगा 9। ये इस तरीके से श्रेणी लिखी जाएगी। इसका मतलब किसी भी श्रेणी का कोई भी पद निकालना हो, बस मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक पहला पद और एक सार्वंतर। जब भी कभी भी आपका एपी का क्वेश्चन आएगा, आपने दो ही बातों पे फोकस करना है, आपके पास ए और डी होना चाहिए, आप फिर कोई भी पद निकाल दोगे। साथ में जब मैं इस तरीके से एपी लिख रहा था तो मैंने एक छोटी सी चीज और सीख ली, जैसे कि मैं पद लिख रहा हूं, ये पद है मेरा पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा। मैंने एक चीज नोट की, जब मैंने पहला पद लिखा तो उसमें डी नहीं था, जब मैंने दूसरा पद लिखा तो D1 यानी कि डी एक बार था, जब मैंने तीसरा पद लिखा तो डी था 2 बार,
जब मैंने चौथा पद लिखा तो डी था 3 बार। तो यहां से मुझे एक बात और समझ आ गई कि कोई भी पद लिखना हो ना, उसमें एक कम करके डी जोड़ दो। जैसे कि दूसरा पद लिखना है मैंने, तो मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस में डी, यानी कि डी एक कम करके लिख दिया। जैसे कि मैंने तीसरा पद लिखना है, ए3 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस में 2d, यानी कि डी उतने ही जोड़ दूंगा जितना पद है उससे एक कम करके। तीसरा पद निकालना है, 2d जोड़ दूंगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 20वां पद लिखो किसी एपी का, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा a प्लस 19d। ये इसी तरीके से मैं लिखता जा रहा था। तो 20वां पद कैसे लिखा जाएगा, a प्लस में 19d। ये मैंने कैसे लिख दिया, यहां से मैंने समझ लिया कि कोई भी एपी लिखनी है ना, तो पहले पद में जोन सा पद निकालना है उससे एक कम करके डी जोड़ देना है। बस यहां तक अगर आपको समझ आया है तो सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में निकाल लोगे। बस यही टाइम ऐसा था जो आपने पेशेंस से समझना था। अब हम फटाफट क्वेश्चन निकाल लेंगे। ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन है। पहले जब आपको एपी का क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो जर्नली आपको बता ही दिया जाएगा कि वो एपी है। तो वहां पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उनके बीच का अंतर समान है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। आपने 10वां पद ज्ञात करना है और साथ में आपको इस तरीके से एपी लिख के दे दी है। एपी दे दी है आपको 2, 7 और 12। आपने 10वां पद निकालना है। मैंने आपको बताया था कभी भी कोई भी पद निकालना हो तो आपने बस एक बात ध्यान रखनी है कि मेरे पास ए और डी होना चाहिए, बस मैं कोई भी पद निकाल दूंगा। अब यहां से क्या आप ए और डी पता कर सकते हो, बिल्कुल पता कर सकते हैं। ए का मतलब है पहला पद, तो ए की वैल्यू तो है 2। अब डी, डी क्या होता है, इनके बीच का अंतर। अब अंतर कैसे करना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो 7 में से 2 गए 5, तो डी की वैल्यू है मेरी 5। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब मैंने ए भी निकाल लिया और डी भी। अब मेरे से कोई भी पद पूछे मैं निकाल दूंगा। मेरे से पूछा गया है 10वां पद। एक तो ये तरीका है, आप ये फार्मूला लगा लो। इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन जहां फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है वहां हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। बेसिक हमने सीख लिया। मैंने पद निकालना है 10वां, मैंने 10वां पद निकालना है। मैं 10वें पद को कैसे लिख सकता हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। पहले पद में एक घटा के डी जोड़ दूंगा मैं, बस। ये इस तरीके से 10वां पद निकल गया। ये बात आपको समझ आ गई होगी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। 10वां पद लिखना है, पहले पद में एक घटाकर डी जोड़ दो। अगर 10 था तो 9 डी जोड़ देंगे, अगर 20वां पद पूछा होता तो 19 डी जोड़ देते हम, बस। अब यहां पर ए और डी की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ए है आपका 2 और डी है आपका 5, 9 5 45, तो 45 और 2 47। आपका 10वां पद जो है ना वो 47 है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। 10th लेवल तक का टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है तो आप चुटकियों में क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। आपका अगला क्वेश्चन है, एपी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। यहां पर आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपसे ये नहीं बताया कि कौन सा पद निकालना है। आपसे ये पूछ लिया कि ऐसा 81 में मैं इस टर्म को ऐसे लिखूंगा 21 18 15। ऐसे लिखते लिखते कहीं पर जाकर -81 आएगा। ये पद कौन सा है ये पता करना है। इसको कैसे पता करते हैं, सबसे पहले तो हमारे वही काम है, जब भी मेरे पास श्रेणी आएगी सबसे पहले मैं वो दो चीज निकाल लूंगा। क्या, एक ए और एक डी। ए का मतलब पहला पद वो है 21। डी कैसे निकाल लेंगे, अब कुछ बच्चे गलती करते हैं, 21 में से 18 घटा के 3 लिख देंगे डी को। नहीं, ऐसे नहीं करना हमने। तरीका हमारा वही रहेगा, हमने ये देखना कौन सा पद बड़ा है कौन सा छोटा। डी निकालने का तरीका है अगले वाली टर्म में से पहली टर्म घटानी है। तो 18 में से जब मैं 21 घटाऊंगा ना तो डी आएगा आपका -3। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो डी आ गया आपका -3। तो सबसे पहले मैंने पहला पद निकाला, उसके बाद निकाला डी। जब भी आपसे इस तरीके से पद देकर ये पूछा जाएगा ये कौन सा पद है, तब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपका ए एन, ए प्लस में n-1 इंटू डी। अब आपने क्या करना है, ये था पद निकालने का फार्मूला, लेकिन पद तो आपको निकालना ही नहीं है, आपको तो ये बताना है ये कौन सा पद है। ऐसे में आपने क्या करना है, इस पूरी टर्म की जगह ही 81 ले लेना है। बस ये बात आप ध्यान रखेंगे, जब इस नंबर का टर्म बताना है ये कौन सा है, तो उस टाइम पे इस पूरे की जगह वो लिख दो बस 81। ये अब आगे हल करेंगे।
ए का मतलब पहला पद वो 21 है। एन तो मैंने निकालना ही है भाई, अब की बार कौन सा पद है ये निकालना है। डी कितना है, डी है -3। ये 21 इधर आया, ये भी माइनस का हो गया और इसमें जुड़ गया, तो ये हो गया आपका 102, माइनस का 102 बराबर है n-1। ये माइनस का 3 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काट दिया, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 34 आ गया। ये एक इधर आके जुड़ गया, तो n का मान आ गया आपका 35। तो इसका मतलब ये 35वां पद है। फार्मूला यूज करना आपको समझ आया। बस अगर इसका ये पता करना है ये कौन सा पद है, तो an की जगह ये पद ही रख देंगे। एक तो तरीका है ये, थोड़ा सा आप एडवांस तरीका भी यूज कर सकते हो, वो क्या है उसको भी समझ लें आप। अगर इस तरीके से दे रखा हो और मैंने ये पता करना है कि ये कौन सा पद है, तो मैं इसको लास्ट पद मान लूंगा अपनी तरफ से। और फिर कैसे पता करते हैं वो देखिए। फिर आपने क्या करना है, आप इस पद को इस पद में से पहला पद घटाएंगे। आप ये लिखेंगे पहले, इसमें से पहला पद घटाएंगे। पहला पद है मेरा 21, ये घटा दिया। फिर इसके डिवाइड में होता है मेरा n, और प्लस में करेंगे 1। सॉरी मैंने n गलत लिख दिया यहां पर, n का मतलब यहां होता है सार्वंतर ये, और आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको हल करके देखते हैं पहले। ये हो गया आपका ऊपर ऐसे ही माइनस का 102, मैंने 3 से भाग किया और 1 जोड़ दिया, तो ये 34 आया, और प्लस में 1, ये हो गया आपका 35। एक बार इसको दोबारा बताता हूं आपको क्या करना है। आखिरी पद में से पहला पद घटाना है। आखिरी पद में से पहला पद घटा दिया, डिवाइड में सार्वंतर, डी से भाग कर दिया और 1 जोड़ दिया। ये मैंने कुछ नहीं किया, इसी फार्मूले को यूज किया है, लेकिन थोड़े स्मार्ट तरीके से कर दिया। इतना कुछ ना लिखना पड़े, मैंने एक स्टेप याद कर लिया। क्या किया, आखिरी पद में से पहला पद घटा दिया, डी से भाग कर दिया और 1 जोड़ दिया। अगर आप इतना याद रख सकते हो तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोटे में आपका आंसर निकल जाएगा। डिटेल भी बता दी है, शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 11वां पद बताना है आपको। एपी क्या है, एपी है -3, -1/2 और 2, और आगे ऐसे ही चल रही है। आपने 11वां पद बताना है। अगर कोई पद निकालना है तो मुझे दो चीज का पता होना चाहिए, एक ए और एक डी। ए कैसे निकलेगा, ए तो पहला पद ही है, तो पहला पद है आपका -3। अब डी कैसे निकालें, डी कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। देखिए दूसरा पद है आपका -1/2, इसमें से घटाएंगे पहला पद। अब ये इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, आप माइनस से कंफ्यूज न हो। आपने क्या करना है, इस पद में से ये पद घटाना है। बस पहले तो ये लिखा ऐसे का ऐसे, और ये पद लिखा, और घटाने का मतलब बीच में माइनस। अब इसको हल करेंगे, -1/2 माइनस माइनस प्लस। अब इसको हल करेंगे तो 2 LCM आ जाएगा, 2 3 6, 6 में से 1 गया 5, तो इस तरीके से ये आ गया है 5/2। और ये मैंने क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या ये बात आपको समझ आई, कुछ नहीं किया, दूसरे पद में से पहला पद घटाया है, बस ये आ गया आपका 5/2। मैंने डी का मान रख दिया 5/2। अब आपने कौन सा पद निकालना है, आपने निकालना है 11वां पद। 11वां पद हम कैसे लिख सकते हैं, 11वां लिख सकते हैं a प्लस में 10d। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी पद लिखना है d बस एक कम करके ही जोड़ना है। तो a है आपका -3 प्लस में 10, और d का मान है आपका 5/2। 2 से 10 को काटा 5, 5 5 25, -3 और प्लस में 25, तो 25 में से 3 गया 22। आपका 11वां पद 22 हुआ। ठीक है, अब आप जो बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने ले लिए, जिससे आपका थोड़ा सा बेस बिल्डअप हो गया है। कोई भी पद कैसे लिखना है, पद निकालना कैसे है, अगर कोई पद दे के पूछ लिया जाए वो कौन सा है, तो वो आपको समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपके, ये भी एपी से रिलेटेड होते हैं। मैंने ये एक क्वेश्चन लिया है, बस आप इसे समझ जाएंगे कि इसको एपी में कैसे यूज कर सकते हैं। दो बात आप नोट कर लें, जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, वो भी एपी होते हैं। देखिए नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं आपके, 1 2 3 4 5 ऐसो ऑन, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। क्या ये एपी में है, उसके लिए हमारी क्या कंडीशन है, इनके बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। इन सभी के बीच का अंतर 1 है, इसका मतलब ये एपी में है।
और आप एपी के फार्मूले लगा के नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हो। दूसरा, जो आपकी सम संख्याएं होती है ना, इवन नंबर्स होते हैं, ये भी आपके एपी में होते हैं, क्योंकि इन सभी के बीच का अंतर बराबर होता है। तो आप इसके ऊपर भी एपी का फार्मूला लगा के कोई भी पद निकाल सकते हो, पदों का योग कर सकते हो। आपको इनके इंडिविजुअल फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एपी ढंग से पढ़ ली है तो आप एपी के फार्मूले ही लगाकर इनका पद भी निकाल लोगे और इनका योग भी निकाल लोगे। जो आपकी विषम संख्याएं होती है ना, जो आपकी विषम संख्याएं होती हैं वो भी एपी में होती हैं। और इससे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैंने एक क्वेश्चन ले भी रखा है। एपी भी जो आपके विषम संख्याएं होती हैं, ओड नंबर्स होते हैं, ये आपके इवन नंबर हैं, सॉरी ये आपके इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं, ये आपके ओड नंबर हैं, विषम संख्याएं हैं, ये सभी एपी में हैं, इनके बीच के अंतर 2-2 है। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, किसी भी नंबर का मल्टीपल, जिसको हम हिंदी में गुणज बोलते हैं, वो गुणज भी आपके एपी में होते हैं। जैसे कि 3 के गुणज का मतलब क्या रहेगा, देखो अब आप इसको पहले पढ़े एक बार। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होंगी? 3 से 3 के गुणज ही भाग होंगे भाई। अब गुणज को आप समझ ले, टेबल ही गुणज होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 के पहले 10 गुणज लिखो या 10 मल्टीपल लिखो, तो इसका मतलब आपने 7 की 10 तक टेबल लिखनी है। तो कोई भी संख्या, अगर आपसे पूछा जाए कि 7 से कौन सी संख्याएं भाग होंगी, तो 7 से 7 के मल्टीपल ही भाग होंगे और इसके सिवा कोई और भी अंक भाग नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये पता करना है कि 3 से भाग होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 के मल्टीपल ही 3 से भाग होंगे और 3 के मल्टीपल भी आपके एपी में होते हैं। ये मैंने एक 3 के मल्टीपल लिखे हैं, आप इन पर जरा सा ध्यान डाल लें। ये सारे नंबर आपके 3 से डिवाइड होते हैं क्योंकि ये 3 के मल्टीपल है। अब क्या ये एपी में है? बिल्कुल एपी में है। ये 3 के जो मल्टीपल होते हैं ना, उनके बीच का डिफरेंस 3 ही रहेगा, आप चेक करके देख लीजिए। सभी के बीच जो अंतर है वो 3-3 का है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ना कि 3 से भाग होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो आप अपने दिमाग में रखेंगे कि 3 से सिर्फ 3 के गुणज ही भाग होंगे और 3 के गुणज ही आपके सामने लिखे हुए हैं एपी में। अब आप एक एपी बना लीजिए जहां तक का आपने क्वेश्चन निकालना है। आपसे पूछा है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती हैं, तो यहां से आप ये देखो 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू हो रही है, वो शुरू हो रही है 12 से। तो कहने का मतलब मेरी एपी 12 से लिखी जाएगी, 12, 15, 18 इस तरीके से लिखी जाएगी। और इस एपी का अंत कहाँ होगा? कहा है कि सिर्फ 2 अंकों की संख्या ही हमें पता करनी है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। तो बस आपने ये चेक करना है कि क्या 99 3 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी 3 से भाग हो रही है। इस तरीके से ये आपकी एक एपी बन गई है। बस आपने इसमें पद बताने हैं कितने हैं, वही मेरा आंसर रहेगा। अब इसमें कितने पद हैं, क्या ये निकालना कोई बड़ी बात है? ऐसा क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले निकाल के आए हैं। इस तरीके से आपको एपी दे रखी है और लास्ट पद बता रखा है 99। आपने ये बताना है इसमें कितने पद हैं। वैसे तो आपका एक फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी। आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने एक छोटी सी ट्रिक और बताई थी आपको। वो मैंने ये बताई थी कि आखिरी पद में से पहला पद घटा दो, आखिरी पद में से पहला पद घटा दो, सार्व अंतर से भाग कर दो और 1 जोड़ दो। ये मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की है, इसी फार्मूले को छोटे तरीके से लगाया है। तो 99 में से 12 घटाया मैंने, ये बच गया आपका 87। 87 बटे में 3 और प्लस में 1, 3 से इसको भाग किया तो 29 आ गया है। 29 प्लस 1 30, ऐसी संख्याएं आपकी 30 होंगी। क्या आपको समझ आया? कुछ नहीं किया मैंने, पहले एपी जनरेट की जो पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती हैं। तो पहले मैंने 3 के मल्टीपल लिखे, फिर समझा कि 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू हो रही है, वो शुरू हो रही है 12 से, यानी कि 12 के बाद की संख्याएं पूछी जा रही हैं। तो मैंने वो इधर लिख ली भाई, 12, 15, 18। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। मैंने वो ये चेक की कि क्या ये 3 से भाग होती है, तभी तो इस श्रेणी में आएगी। हाँ, ये 3 से भाग हो रही है। अब ये हमारी एक एपी बन गई है। बस हमने ये बताना इसमें पद कितने हैं। आपने समांतर श्रेणी का फार्मूला लगाया, यहां पर 99 लिख के
पहला पद और डी का मान रख के भी आप निकाल सकते थे, और मैंने एक छोटी सी एक ट्रिक बताई थी, उससे भी आप निकाल सकते हो। और ये मैंने थोड़ा सा आपको समझने के लिए बता दिया कि इस प्रकार के सभी नंबर आपके एपी में होते हैं। अब एक छोटी सी बात और सीखने की है आपकी, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि 2 अंकों की वो सभी संख्याएं बताओ जो 3 से भाग होती हैं नहीं, तो उसका एक स्मार्ट तरीका भी होता है पता करने का। देखिए, मैं पहली 3 संख्याएं लिख रहा हूं, ये इनमें से 3 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं। मैंने नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, नेचुरल नंबर्स की बात होती है, आपने ये पता करना है इसमें से 3 से कितनी संख्याएं भाग होती हैं। तो जब मैंने पहली 3 संख्याएं लिखी ना, तो उनमें से एक संख्या भाग होती है 3। अब अगर मैं इसमें आगे संख्या बढ़ाता हूं 4 5 6, जब मैंने 6 संख्याएं लिखी ना, तो उनमें से 3 से भाग होने वाली 2 संख्याएं हैं। तो यहां से आपको समझ जाना चाहिए कि हर 3 संख्याओं में एक संख्या 3 से भाग हो रही है। जब मैंने पहली 3 संख्याएं लिखी तो उनमें एक संख्या आई जो 3 से भाग हो रही है। मैंने आगे फिर 3 संख्याएं लिखी, उनमें एक संख्या और आई जो 3 से भाग होती है। आप आगे 3 संख्याएं और लिख के देख लो, इनमें भी एक संख्या ऐसी आई जो 3 से भाग हो रही है। कहने का मतलब हर 3 संख्याओं में एक संख्या 3 से भाग होती है। तो आप ये समझो 1 से लेकर 100 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर मैंने ये पता करना हो कि इनमें से 3 से कितनी संख्याएं भाग होती हैं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, आपकी 100 संख्याएं होती हैं। इन 100 संख्याओं को मैंने 3 से भाग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हर 3 संख्याओं में एक 3 से भाग हो रही है। तो मैं इसमें देख रहा हूं कि हर 3 संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। अगर मैं इसको 3 से भाग कर रहा हूं ना, तो 33 आ रहा है। डेसिमल को ध्यान में नहीं रखना। इसका मतलब 100 तक आपकी 33 संख्याएं भाग होती है 3 से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे यहां से पता चला कि 100 तक आपकी 33 संख्याएं भाग होती हैं 3 से, लेकिन मैंने तो सिर्फ 2 अंकों की लेनी थी। अब इसमें मैंने कितनी एक अंक की संख्याएं ले ली हैं, मुझे पता है 3 से एक अंक की संख्याएं भाग होती हैं ये 3, इसके आगे 2 अंकों की संख्या शुरू होगी। इतना तो बेसिक नॉलेज है मुझे। तो इसमें कितनी संख्याएं हैं एक अंक की, वो है 3, वो मैंने इसमें से घटा दी और आपका आंसर आ गया 30। ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है, ये सब के लिए है, 3 के लिए ही नहीं है। अगर ऐसे मैं आपको 5 के बारे में बात करूं तो 5 के बारे में आप ऐसे ही निकाल सकते हो, 1 2 3 4 5। जब मैंने पहली 5 संख्याएं लिखी ना, तो उनमें से एक संख्या 5 से भाग हो रही है। अगर मेरे से कोई ये पूछे ना कि 100 संख्याओं में से, पहली 100 संख्याओं में से 5 से कितनी भाग होती हैं, तो बस मैं 5 से इसको भाग कर दूंगा और वो संख्याएं निकल के आएंगी 20। अगर एक छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया है, इसको पूरे तरीके से टच नहीं करूंगा, ये एक्चुअल में नंबर सिस्टम का टॉपिक है, बस सिर्फ आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हिंदी में पढ़ देता हूं एक बार। कोई एपी है, उसके अंतिम पद से 11वां पद आपने पता करना है कौन सा है। ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ जाता है, इसमें एपी के साथ साथ में जो आप अपना रीजनिंग में टॉपिक पढ़ते हो ना, रैंकिंग, वो भी ऐड कर दिया। क्वेश्चन में आपको एक एपी दे रखी है 10 7 4 और लास्ट पद दे रखा है 62। आपको इस एपी में से डायरेक्टली पद नहीं पूछा, पीछे से 11वां पद, पीछे से 11वां पद बताओ कौन सा है। बताया गया ना कि लास्ट टर्म से 11वां पद बताओ कौन सा है। सबसे पहले हमारा काम यह है कि हम इसमें ए चेक करें और डी चेक करें। कोई भी पद निकालने के लिए मुझे इन 2 चीजों की जरूरत है। ए का मतलब पहला पद वो है 10, डी का मतलब इनके बीच का अंतर 7 में से 10 गया -3। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी, बहुत देर से बता रहा हूं, हमेशा दूसरे पद में से ही पहला पद घटाना है, चाहे वो प्लस का है चाहे माइनस का। दोनों पद निकाल लिए, ए भी निकाल लिया और डी भी निकाल लिया। अब इसके बाद सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा इस श्रेणी में कितने पद हैं। उसका तरीका क्या है, आखिरी पद में से पहला पद घटाओ, सार्वंतर से भाग कर दो और 1 जोड़ दो। इस तरीके से मुझे n पता चलेगा इसमें कितने पद हैं। ये भी बहुत देर से बता रहा हूं, वो फार्मूला भी लिखवाया था आपको, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जब तक फार्मूले की जरूरत यूज करने की नहीं पड़ेगी हम नहीं करेंगे। आखिरी पद में से पहला पद घटाया, सार्वंतर से भाग कर दिया और 1 जोड़ दिया। इसको मैं हल कर रहा हूं, ऊपर आ गया -72,
नीचे है माइनस का 3 और प्लस में 1, ये इससे कैंसिल होगा। 3 से 72 को काटा 24, 24 प्लस 1 25। सबसे पहले तो मुझे ये पता चला कि इसमें 25 पद हैं। मैंने क्यों निकाला? जब मुझे आखिरी पद का पता होगा तभी तो मैं इसके इस तरफ 11वें पद पे चलूंगा। भाई अगर मुझे डायरेक्टली 11वां पद पूछ लिया जाता तो इसके पद निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब 11वां पद पूछा है पीछे से, तो मैंने सबसे पहले इस श्रेणी में पद पता कर लिए और वो कितने हैं आपके 25 पद हैं इसमें। अब मैंने निकालना क्या है? मुझे निकालना है पीछे से 11वां पद। अब आपको यहाँ थोड़ी सी रैंकिंग सीखनी पड़ेगी। वैसे मैं रीजनिंग का टीचर तो नहीं हूं, लेकिन आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी। अगर आपको इस तरीके से संख्याएं लिख के दे रखी हो ना, इस तरीके से, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं आपको, 1 2 3 4 5, इस तरीके से, वो 1 2 3 4 5 ही नहीं होगी, कोई भी इस तरीके से आपको श्रेणी दे रखी है। इसमें से एक तो किसी भी पद का आप लेफ्ट से रैंक चेक करते हो, एक उसका इधर से राइट से रैंक चेक करते हो, उसी एक ही पद का। L प्लस R माइनस 1 बराबर टोटल पद निकलते हैं इसके। मुझे नहीं पता, शायद आपको ये पता है या नहीं, लेकिन यहां एक बार आप समझने की कोशिश करें। इस तरीके से आपके कुछ पद लिखे हुए हैं, एक श्रेणी है ये, आपने ये पता करना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो उसका तरीका ये होता है, सपोज करो मुझे एक नंबर है 5, इसके बारे में 2 जानकारी है मेरे पास। क्या? लेफ्ट साइड से इसका कौन सा नंबर है और राइट साइड से इसका कौन सा नंबर है, उन दोनों को जोड़ूं और इसमें से एक घटा दूं अगर, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। और ये फार्मूला मैं अब यहां पे लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब ये एक श्रेणी है, इसमें टोटल पद तो है 25, तो टोटल की वैल्यू तो है आपकी 25। अब लेफ्ट से इसका कौन सा नंबर है वो मैंने निकालना है, क्योंकि लेफ्ट से ही पता चलेगा मुझे एग्जैक्टली ये कौन सा नंबर है। राइट से 11 से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो लेफ्ट से तो मैंने पता करना है, लेकिन मुझे पता चला राइट से इस तरफ से ये 11वां है और माइनस 1, तो 11 में से 1 चला गया 10, और ये 10 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो L बराबर है आपका 15। क्या ये बात आपको समझ आई? दोबारा बता देता हूं, इस श्रेणी में टोटल पद पता करने का फार्मूला होता है L प्लस R माइनस 1। ये रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा। L का मतलब किसी एक पर्टिकुलर नंबर का लेफ्ट साइड से रैंक, और R का मतलब उसी नंबर का राइट साइड से रैंक, और माइनस 1, इस तरीके से आपके टोटल पद निकलेंगे। मेरे पास एक श्रेणी दी हुई है, मैंने क्या किया, मुझे ये पता करना है कि यहां कोई नंबर है, उस नंबर का इस तरफ से रैंक 11वां है, तो कहने का मतलब R की वैल्यू तो 11 है, मुझे इस लेफ्ट साइड से इसका नंबर निकालना है कौन सा है, तो मैंने L की वैल्यू L ही छोड़ दी, और माइनस 1, लेकिन मुझे ये पता है कि इसमें टोटल पद मैंने कितने निकालने हैं 25, तो यहां पर रख दिया 25। तो 11 में से 1 गया 10, वो 10 उधर जाके घट गया, तो एक्चुअल में जो इधर से 11वां पद है ना, वो इस तरफ से 15वां पद है। कहने का मतलब अगर मुझे इधर से 11वां पद निकालना है ना, तो इस एपी का 15वां पद निकालना है। शायद आपको समझ आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको रिवाइंड करके देख लेना। फिलहाल मैं 15वां पद निकाल रहा हूं। अब आप ये बताइए 15वां पद कैसे निकलेगा? किसी भी एपी का कोई भी पद निकालना है, उसका तरीका है ए प्लस में 15वां निकालना है तो 14D। ए है मेरा 10, डी है मेरा 3, 14 गुणा 3, 14 थी 42, तो माइनस का 42, तो 42 में से 10 चला गया तो माइनस का 32 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन एपी का था, एक छोटा सा रैंकिंग का पॉइंट था, वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। अब ये तो आप निकाल लोगे, आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये एक एपी दी हुई है, इसमें आखिरी पद 78 दे रखा है, आपसे पूछा है इस एपी में कितने पद हैं, वो आप निकाल दोगे फटाक देसी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वहीं से ही निकाल रहा हूं मैं। आखिरी पद में से पहला पद घटा दिया, ये आ गया आपका 75। इसको भाग करना है डी से, डी कितना है आपका, 8 में से 3 गए 5 और 1 जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया 15, 5 75 और 1 16। ये आपका आंसर है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, और आप ये पूरी वीडियो अगर ढंग से देख लोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन निकालोगे आप। ये आपको बात समझ आ गई होगी। मैंने आपको बताया था, अगर ये पता करना है कि इस पद का नंबर कितना है, तो आपने क्या करना है, इसमें से पहला पद घटाना है 75,
सारवंतर से भाग करना है, वो है 5 और 1 जोड़ देना है, तो ये 16वां पद है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। एक एपी के 2 पद दे दिए हैं, एक तो तीसरा पद दे दिया है और एक 9वां पद दे दिया है। तीसरा पद है आपका 4 और 9वां पद है आपका -8। तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, जीरो कौन सा पद होगा, आपने ये पता करना है। देखिए आपको एक तो A3 दे रखा है, A3 दे रखा है आपको 4, एक आपको दे रखा है 9वां पद A9 दे रखा है आपको, वो दे रखा है -8। यहां से आप एक चीज बताइए, तीसरा पद अगर मैंने निकालना हो तो मैं कैसे निकाल लूंगा? तीसरा पद में लिखूंगा A प्लस में A प्लस में 2D। याद होगा आपको, अगर तीसरा पद लिखना है तो पहले पद में 1 घटा के D जोड़ दूंगा। तो इस तरीके से जो मेरा ये तीसरा पद निकलेगा ये 4 है। ऐसे ही अगर मैंने 9वां पद निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा A प्लस में 8D। इस तरीके से मैंने 2 समीकरण बना लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 8 है। बस पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाइए, तो यहां पर माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये यहां पर माइनस और यहां पर माइनस, ये आपको करना आता होगा। जब घटाते हैं तो नीचे हम सिंबल लगा देते हैं, ये ऑलरेडी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा और यहां पर मैंने आगे माइनस लगा दी, तो ये इससे कैंसिल हो गया। माइनस के 8 में से प्लस के 2D गए तो माइनस के 6D बच गए आपके, और यहां पर ये जुड़ के आ गया है 12। क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने कुछ नहीं किया, इस पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाया, और घटाने का मतलब क्या है? नीचे सभी माइनस लगानी है। यहाँ ऑलरेडी माइनस थी तो ये इसलिए प्लस हो गया। 8 और 4 12, ये A माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गए। माइनस का 8D और प्लस का 2D, तो माइनस के 6D बच गए आपके। अब ये 6D इधर आ गया तो 12 भाग में 6 और D आ गया आपका माइनस का 2। मुझे पता है कोई भी पद निकालने के लिए मुझे 2 चीजों की जरूरत होती है, एक D और एक A। तो D तो मेरा आ गया। अब A कैसे निकाल लेंगे? इस पहले समीकरण में रखिए। पहला समीकरण था आपका 4 प्लस में 4 बराबर है A प्लस में 2D। अब D की वैल्यू है -2, तो ये जाएगा 4 बराबर है A प्लस में 2 गुणा में -2। तो 2 दूनी 4 माइनस का इधर आके जुड़ जाएगा। A की वैल्यू आ गई आपकी 8। बस हमें 2 ही चीज चाहिए थी, वो हमने निकाल ली। अब कुछ भी पूछा जाए वो हम निकाल लेंगे। आपने एक तो D निकाल लिया और एक A निकाल लिया। आपने ये बताना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। पहले आप एक छोटी सी श्रेणी लिखिए एक बार, ये कौन सी है श्रेणी? कैसे निकलेंगे? 8 पहला पद, उसमें D जोड़ेंगे, लेकिन D तो माइनस का है, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। दोबारा फिर इसको ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये इस तरीके से AP लिखी जाएगी। अगर आप थोड़ी सी AP लिख लो तो भी आंसर आ जाएगा। इसमें से दोबारा फिर इसको जोड़ा 2 आ गया, दोबारा फिर जोड़ा तो 0 आ गया। तो कौन सा पद है ये? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांचवा पद आपका 0 होगा। कुछ नहीं करना पड़ा। पहला पद था आपका 8 और सारवंतर है D। पद कैसे लिखते हैं? पहला पद A, दूसरा पद A प्लस में D, इससे अगला पद A प्लस में 2D, यानी कि हर बार D जोड़ते जाना है। 8 में अगर माइनस के 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में माइनस के 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में माइनस के 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में माइनस के 2 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से पांचवा पद आपका 0 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं। आपको पहले ही बता दिए हैं कि टोटल पद जो है ना आपके वो 50 है, जिनमें से तीसरा पद 12 है। तीसरा पद आपका 12 है, तो तीसरा पद कैसे लिखेंगे हम? तीसरा पद लिखेंगे A प्लस में 2D, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 12। ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत देर से बता रहा हूं। उसके बाद अंतिम पद 106 है, आखिरी टर्म 106 है, और वो आखिरी टर्म कौन सी है? इसमें तो पद 50 है, इसका मतलब आखिरी पद 50वां है। तो 50वां पद बता रखे हैं आपको, तो 50वां पद कैसे लिखेंगे? A प्लस में 49D, और इसकी वैल्यू है 106। आपसे पूछा है कि 29वां पद बताओ क्या होगा। कोई भी पद निकालने के लिए मुझे 2 चीज चाहिए, एक A और एक D। बस इन दोनों समीकरण से A और D निकालना है। निकालो फटाफट। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 49 में से 2 गए, माइनस के 47D। 106 में से 12 गए, माइनस के 94।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 47 से 94 को भाग किया तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 2, तो डी तो मैंने निकाल दिया। ऐसे समीकरण को देख के डरना नहीं है, यहाँ पर सारी वैल्यू फटाफट कट जाएंगी, आपका आंसर आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा इसमें। ए तो हर बार कट जाएगा, सिर्फ डी को ही आपने माइनस करना है। 49 में से 2 गए माइनस के 47 डी, 106 में से 12 गए माइनस के 94, 47 दूनी 94, तो डी की वैल्यू 2 आ गई। वो डी की वैल्यू पहले समीकरण में रख दो आप, तो ये है a प्लस में 2 और d की वैल्यू भी है 2, बराबर आ गया 12, तो 2 दूनी 4, उधर जाके घट गया, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 8। अब a भी निकल गया, d भी, अब कोई भी पद पूछे आपसे आप निकाल दोगे। 29वां पद, 29वां पद कैसे लिखेंगे हम, 29वां पद लिखेंगे a प्लस में 28d, तो a की वैल्यू है आपकी 8, 28 और d की वैल्यू है 2, तो 8 जमा में 28 दूनी 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 आपका आंसर है, ऑप्शन पहला। समझ आया? अब तक एपी आपको ढंग से समझ में आ गई होगी, एक दो आपके अच्छे क्वेश्चन शुरू होंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। क्या मैं यही कहना चाह रहा हूं? क्वेश्चन में यही बोला गया है कि 17वें पद में से अगर 10वां पद घटाया जाए तो 7 आएगा, ये बोला है। उभयनिष्ठ अंतर ज्ञात कीजिए। हिंदी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है आपसे। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले आप ये बताइए 17वां पद कैसे लिखा जाएगा। 17वां पद लिखा जाएगा a प्लस में 16d माइनस में 10वां पद कैसे लिखा जाएगा, a प्लस में 9d बराबर है 7। बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। a प्लस में 16d, बाहर माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो a प्लस का है माइनस का है कैंसिल हो गया, 16d में से 9d चले गए, 7d बराबर है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आपकी 1 आ गई। कॉमन डिफरेंस ही आपसे पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। अब कुछ लोग पहले 54वां पद निकाल के उसमें 132 जोड़ने लग जाते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एपी दी हुई है 3, 15, 27 और 39। अब इसमें पहले आप दो चीज निकाल लीजिए जिससे हम सारे क्वेश्चन निकाल रहे हैं, एक ए और एक डी। ए है आपका 3 और डी है 15 में से 3 गए 12। अब हमारे से कुछ भी पूछे हम निकाल लेंगे। आपसे क्वेश्चन ने बोला है कि 54वें पद से 132 अधिक वो पद कौन सा आएगा। कहने का मतलब आपका एक 54वां पद रहा होगा, उसमें 132 अगर जोड़ूं तो कौन सा पद आएगा वो बताना है, आप ये पूछा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले 54वां पद निकालते हैं, फिर उसमें 132 जोड़ते हैं और फिर पता करते हैं कि वो कौन सा पद है। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 54 में से अगर 55वां पद लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा। अगर 54वां पद मेरे पास है और मैंने 55वां पद लिखना है तो मैं क्या करूंगा, जो भी 54वें पद की वैल्यू होगी उसमें डी जोड़ दूंगा। अगला पद हर बार ऐसे आ रहा है ना, एक पद से अगला पद बस क्या करना है, उसमें डी जोड़ देना है। तो 55वां पद होगा आपका, जो भी आंसर होगा उसमें 12 जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब मैंने ये चेक करना है कि ये जो जोड़ना है ना 12 बार कितना जोड़ा गया है इसमें, तो मुझे पता चल जाएगा कि पद कितना आगे बढ़ा है। मैंने 12 से इसको भाग कर दिया तो ये आ गया 11। तो कहने का मतलब 12 को 11 बार जोड़ा गया है। 12 को अगर 11 बार जोड़ा गया है ना तो आपका पद भी 11वां आगे चला जाएगा। तो इसमें 11 जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, और वो है 65, और ये आपका आंसर है। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, ये 32 जोड़ना है इसमें, लेकिन जोड़ते तो हम डी है ना, एक्चुअल में 32 थोड़ी ना जोड़ना है हमने, 132 नहीं जोड़ना हमने, हर बार डी जोड़ना है। देखिए आपका ये 54वां पद है, इससे अगला पद क्या आएगा, जब इसमें 12 जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा 55वां, फिर 55वां पद होगा मेरे पास ऐसे ही, फिर उसमें 12 जोड़ेंगे फिर 56वां पद आ जाएगा, ऐसे ही चलेगा ना। तो मैंने बस ये देखना है कि यहां 12 बार, इसमें कितनी बार जुड़ रहा है 132 में, वो जुड़ रहा है 11 बार। तो इस तरीके से अगर मैं हर बार 12 जोड़ता रहूंगा ना 11 बार, तो कौन सा पद आ जाएगा, बस मैंने डायरेक्टली 54 में 11 जोड़ दिया और आपका आंसर आ गया है 65। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। कोई एपी है, उसके चौथे
और उसके 8वें पद का योग 24 दे रखा है। फिर आगे बोला गया है उसके छठे और 10वें पद का योग 44 है। उसके छठे और 10वें पद का योग 44 है। आपसे पूछा है कि एपी का पहला पद बताए, बस पहला पद ही निकालना है। बस जो जहां पर पद लिखा हुआ है ना उसकी वैल्यू लिख दो बस आप, जो हमने समझी थी। चौथा पद कैसे लिखा जाएगा, a प्लस में 3d। 8वां पद कैसे लिखा जाएगा, a प्लस में 7d। अगर मैं इसको हल करूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका a प्लस a 2a, 3d प्लस 7d 10d, और बराबर किसके है, ये 24 के। क्या ये बात आपको समझ आई। मैंने क्या किया, पहले चौथा पद लिखा फिर 8वां पद लिखा। इसमें देख रहा हूं मैं a प्लस a 2a, 7d 3d 10d, और किसके बराबर था, ये 24 के बराबर था। ऐसे इसको लिखेंगे। छठा पद होगा मेरा a प्लस में 5d, और 10वां पद होगा a प्लस में 9d। इसमें मैं देख रहा हूं a प्लस a 2a, और 9d और 5d 14d, और बराबर किसके है, ये 44 के। बस ये दो इक्वेशन आ गए, इसको हल कीजिए। बार बार इसी तरीके से हल करना है इसको। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 14 में से 10 गए माइनस के 4d, 44 में से 24 गए माइनस के 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। 4 से इसको काटा तो d आ गया मेरा 5। तो सार्वंतर जो है मेरा 5 है। अब हम क्या करेंगे, 5 को इस पहले इक्वेशन में रख लेंगे, a निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 10d, d का मान है 5, 5 गुणा में 10 50, 50 बराबर है 24। 2a 50 उधर जाके घटेगा तो माइनस का 26 आ जाएगा। 2 से इसको काट दिया तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 13। तो कोई भी पद निकालने के लिए दो ही चीज की जरूरत होती है, a और d, वो हमने दोनों निकाल लिए। अब आपसे पूछा था पहला पद, आपसे पहला ही पद पूछा था, बस माइनस का 13 आपका आंसर आ गया है। कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां से आगे हैं एपी के योग के क्वेश्चन। उसके लिए आपको एक फार्मूला पहले समझना पड़ेगा। योग का आपका फार्मूला है Sn बराबर है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है पदों का योग निकालने का। इस फार्मूले में अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। n का मतलब है जो जितने पदों का आपने योग निकालना है, n का मतलब वही पद कितने हैं, a का मतलब पहला पद, n का मतलब वही कितने पद हैं, और d का मतलब सार्वंतर। अब इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं दूसरा एक फार्मूला और है सम निकालने का, वो है n/2 a प्लस में l। वो अब हम सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि कहां पर कौन सा फार्मूला थोड़ा आसान तरीके से लग रहा है। बस ये किसी भी एपी का योग निकालने के दो पद हैं। ये फार्मूला कैसे है, कितने पद हैं n, a का मतलब पहला पद, l का मतलब आखिरी पद। ये थोड़ा आसान है, लेकिन ये तभी लगा सकते हैं हम जब एपी का आखिरी पद हमें पता हो। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हल करते हैं। एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है, और एपी दे दी है आपको 8, 3 और माइनस के 2। किसी भी एपी का योग भी निकालना है ना, तब भी आपने वही चीजें निकालनी है, एक तो ए और एक डी। ए है पहला पद, वो आ गया है आपका 8, और डी कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5। तो हमने पहला पद भी निकाल लिया और हमने डी भी निकाल लिया। अब दो तरीके हैं। अगर आप इस फार्मूले नीचे वाले फार्मूले को यूज करना चाहते हो तो फिर पहले अगर आपने 22 पदों का योग निकालना है ना, तो पहले आपने 22वां पद निकालना पड़ेगा। पहले मैं इस तरीके से बता रहा हूं आपको। हमें क्या चाहिए, हमने n चाहिए, n है मेरे पास क्योंकि मुझे 22 पदों का योग निकालना है। मुझे a चाहिए, a भी है, लेकिन मेरे पास d l नहीं है। l का मतलब होता है आखिरी पद। अब इसमें आखिरी पद कौन सा है, जितने पदों का योग निकालना है वही आखिरी पद है, 22वां पद आखिरी है। तो आप पहले 22वां पद निकाल लो। 22वां पद कैसे निकलेगा, 22वां पद निकलेगा a प्लस में 21d। तो a है आपका 8 और 21, और d की वैल्यू है माइनस का 5। तो 21 पंजे 105, 105 में से 8 गए, माइनस का 105 है और प्लस का 8 है, ये घटा लो तो ये बच गया माइनस का 97। तो इस तरीके से मैंने लास्ट पद निकाल लिया, वो आ गया आपका माइनस का 97, वो यहां रख देंगे माइनस का 97। अब इसको हल करेंगे, 2 से इसको काटा 11 गुणा में 97 में से 8 और घटा दो तो ये बच गया आपका माइनस का 89। अब इनको गुणा कर दो,
11 से अगर 89 को गुणा करना है पहले तो 9 आ जाएगा, 9 और 8 17 और 9, तो आपका योग आ गया है माइनस का 979 और आपका आंसर है ये। एक तो इस क्वेश्चन को हल करने का ये तरीका, मैंने क्या किया, पहले एपी से पहला पद निकाल लिया, फिर डी निकाल लिया, उसके बाद फिर मैंने जो जितने पदों का योग निकालना था वो आखिरी पद निकाल लिया 22वां, और वो आ गया है माइनस का 97, और बस इसमें वैल्यू पुट की और आपका आंसर आ गया। एक आपका ये तरीका हो सकता है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है आप डायरेक्टली ये फार्मूला लगा लें। ये फार्मूला लगा के भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। पहले n, आपने 22 पदों का योग निकालना था, उसके बाद a था आपका 8, a 8 ही था ना भाई, a 8 था और d -5 था। बस ये वैल्यू डायरेक्टली इसमें पुट करो तो भी आंसर आ जाएगा। n है आपका 22, a है आपका 8, 8 दूनी 16, प्लस में n है आपका 22, 22 में से एक गया 21, d है आपका माइनस का 7, माइनस का 5, बस इसको हल कीजिए तो भी हल हो जाएगा। ये आ गया आपका 11, इसको अगर आप हल कर रहे हो 21 पंजे 105, माइनस का 105, इसमें से 16 घटा दिए, 105 में से 16 चले गए, ये बच गया माइनस का 89, इसको गुणा किया माइनस का 979। ये भी एक तरीका है, जो आपको सुलभ लगे आप वो लगाओ। डायरेक्टली ये लगाना चाहते हो ये भी लगा सकते हो, लास्ट पद लगा के भी निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, 14 पदों का योग यानी कि S14 वो है आपका 1050। फिर आगे बोला गया है और इसका प्रथम पद यानी कि A वो आपका 10 है, तो आपसे 20वां पद पूछा है। कोई एपी है, उसके प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और इस एपी का पहला पद 10 है यानी कि A की वैल्यू, आपसे 20वां पद पूछा है। मेरे पास A तो है, अगर D आ जाए तो मैं 20वां पद निकाल दूंगा। तो मैं D कहां से निकालूंगा, D निकाल लूंगा यहां से। योग कैसे निकलता है, Sn का फार्मूला मेरा क्या था, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। बस वैल्यू पुट कीजिए, इसका तो मान ऑलरेडी दे रखा है 1050, n मैंने निकालना है भाई। उसके बाद सॉरी n तो दे रखा है भाई, 14 पदों का योग है, तो 14/2 ये आ गया है 7, a है 10, 10 दूनी 20, 14 में से एक गया 13, 13 गुणा डी, तो 7 से इसको भाग कर दिया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 150 आ गया। ये 20 इसमें से इधर आके घट गया, ये आ गया 130, 130 बराबर है 13 डी, 13 से इसको भाग किया 10 आ गया, तो डी का मान है आपका 10। कोई भी पद निकालने के लिए दो ही चीज चाहिए थी, दोनों मेरे पास है, ए तो है 10 और डी भी है मेरा 10। अब आपने पद निकालना है 20वां। 20वां पद कैसे निकलेगा, 20वां पद निकलेगा a प्लस में 19 डी, ए है आपका 10, 19 डी भी है आपका 10, तो 190 प्लस 10 200, आपका आंसर आ गया है 200। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं की सूची के पहले 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपने निकालना है S24, ये आपने निकालना है, और आपको दिया गया है जिनका nवां पद निम्न द्वारा दिया गया है। आपको nवां पद an दे रखा है, कितना, 3 प्लस में 2n, इस तरीके से दे रखा है। जब ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है ना, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको an की वैल्यू दे रखी है, जब आपको an की वैल्यू दे रखी हो ना, तो आप कितने भी पद निकाल सकते हो, आप अपनी पूरी एपी ही बना सकते हो। कैसे, मैंने पहले n की जगह रख दिया 1, मैंने n की जगह रख दिया 1, तो यहां से निकलेगा मेरा पहला पद, तो ये जाएगा 3 प्लस में 2, n की जगह तो मैंने 1 रख दिया भाई, तो ये आ गया 5, तो उस एपी का पहला पद है मेरा 5। मुझे तो a और d चाहिए, a तो निकल गया, d कब निकलेगा, जब मैं दूसरा पद निकाल लूंगा। अब मैंने n की जगह रख दिया 2, तो दूसरा पद आ जाएगा मेरा 3 प्लस में 2 और n का मान है अब की बार 2, 2 दूनी 4 और 3 7, तो मैंने पहला पद निकाल लिया a1, वो आ गया है 5, तो a तो है आपका 5,
अब मुझे चाहिए डी। डी कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दूंगा तो मेरा डी आ जाएगा, और डी आ गया है मेरा 2। किसी भी श्रेणी का पद निकालने का योग निकालने के लिए दो ही चीज चाहिए, ए और डी, वो मैंने दोनों निकाल दी। अब आपसे पूछा गया था कि 24 पदों का योग निकालिए। अब आप 24 पदों का योग निकाल लो। उसका फार्मूला है S24 बराबर है 24/2, 2a, ए का मान है मेरा 5 प्लस में n का मान है 24 में से 1 गया 23 और गुणा में 2। मैंने डायरेक्टली फार्मूला यूज कर दिया, शायद आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, मैं एक बार यहां लिख रहा हूं। 24वां पद निकालना है ना, तो n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला था। तो n की वैल्यू है 24, तो 24/2, ए मैंने निकाला 5, तो 5 गुणा 2 प्लस में 24 में से गया 23 और डी की वैल्यू थी 2, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। इसको इससे काटा 12, इसको हल किया 10, इसको हल किया 46, 46 और 10 56, तो 12 गुणा 56 आपका आंसर आने वाला है। तो 12 पंजे 60, 6 12 छिक 72, 12 छिक 72 7 कैरी, 12 पंजे 60 और 7 67, तो 672 आपका आंसर आ गया। समझ आया, इससे कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। इस तरीके से आपको an दे रखा हो ना तो आप पूरे पद निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है आपको 5, अंतिम पद 45 है, इसका मतलब एल दे रखा है 45। अब जब डायरेक्टली मुझे एल दे रखा है तो अब मैं वो फार्मूला यूज करूंगा। उसके बाद योग एस दे रखा है आपको, जो श्रेणी है उसका योग दे रखा है आपको 400। एपी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, एन का मान निकालना है। एक बार दोबारा समझा दूं, किसी एपी का प्रथम पद यानी कि ए 5 है, अंतिम पद यानी कि एल वो 45 है, और योग जो पद श्रेणी है उसका योग यानी कि एस बोले तो यहां पर सम है, वो आपका है 400। आपने निकालना है एपी के पदों की संख्या यानी कि एन निकालना है। आपका योग निकालने का फार्मूला एक ये भी है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था। तो एस योग तो है आपका 400, एन मैंने निकालना है, ए है 5, एल है 45, तो ये हो गया आपका 2 इधर आके गुणा हुआ 800 बराबर है एन गुणा में 45 प्लस 5 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काट दिया 16, 16 पंजे 80, तो एन का मान आ गया है 16। इस एपी में 16 पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। किसी एपी के 22 पदों का योग आपने निकालना है। डी बराबर है 7, डी की वैल्यू पहले ही दे दी है 7, और एक बता दिया है 22वां पद, 22वां पद यानी कि ए 22, ये कैसे लिखा गया होगा, ये लिखा होगा ए 21 डी, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 149। आपको 22 पदों का योग निकालना है। पहले आप एक चीज समझे, पदों का योग निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक ए और एक डी। डी तो मेरे पास है, ए यहां से निकाल देंगे, ए प्लस में 21 डी, डी है 7, 21 7 147 बराबर है 149, ये उधर जाके घट गया, ए आ गया आपका 2। अब ए भी है मेरे पास, अब डी, अब कुछ भी निकाल ले। आपको निकालना है 22 पदों का योग, मैं इस फार्मूले से निकालूंगा भाई, एस बराबर है n/2 ए प्लस में एल। इसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी डिटेल मेरे पास है। 22 पदों का योग निकालना है तो n की वैल्यू है 22, ए पहला पद आया 2, लास्ट पद, अब लास्ट पद कितना है, आपने 22 पदों का योग निकालना है और 22वां पद 149 है, तो 2 से इसको काटा 11 गुणा में 149 प्लस 2 51, इनको गुणा करेंगे तो 1 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 1 1661 आपका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है ये।
मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि जो आपकी विषम संख्याएं हैं ना वो भी एक एपी में होती हैं, और मैंने बताया था कि उसका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। ये वही क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको विषम संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला है तो वो होता है n की पावर 2। देखिए, मैंने पहली दो विषम संख्याएं लिखी। पहली विषम संख्या है 1, दूसरी विषम संख्या है 3। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये आ गया आपका 4, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2। और ये पद कितने थे, 2। मैंने 2 की पावर 2 करता तो भी आंसर आ जाता। अभी मैं इसके 3 पद लिख रहा हूं, विषम संख्याएं लिख रहा हूं मैं 3। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं, विषम संख्याएं 3 ऐसी होंगी ना, पहला 1 फिर 3 फिर 5, इनको मैंने जोड़ा तो 5 और 3 8 और 1 9, तो ये कितना हो गया आपका 9। मैं 9 को क्या लिख सकता हूं, मैं 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2। इट मीन्स मेरे पद कितने थे, 1 2 3। अगर मैं 3 की पावर 2 कर देता तो भी आंसर आ जाता। अगर मैं लिख रहा हूं 4 पद, तो 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7, इनको जोड़ूंगा तो ये आ जाएंगे 16। और 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 2। अब ये पद कितने थे, 4, तो 4 की पावर 2 कर देता तो भी आंसर आ जाता। यहां इस पैटर्न से मुझे एक चीज समझ आई। तो जो आपकी विषम संख्याएं होती है ना, अगर वो प्रथम विषम संख्याएं हैं तो उनका जोड़ निकालने का तरीका है ये। कहने का मतलब, अगर मुझे ये पूछा जाता है ना कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग बताओ, अगर क्वेश्चन में ये है मेरे पास, तो आंसर क्या होगा, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मैं 7 विषम संख्याएं लिख के नहीं जोड़ूंगा, मुझे इस पैटर्न से समझ आ गया, मैं 7 का वर्ग करूंगा बस। और 7 का वर्ग कितना होता है मेरा, 49। ऐसे ही अगर मुझे पूछा जाता है कि प्रथम 17 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो मेरा आंसर क्या होगा, तो मेरा आंसर होगा 17 का वर्ग, और वो कितना आ जाएगा, 289। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49, और उसके 17 पदों का योग कितना है, 289। यहीं से क्लियर होगा, जो ये एपी है ना, ये विषम संख्याओं के पद हैं और कुछ नहीं है। वो कैसे पता चल गया, वो मुझे देख के ही पता चल गया। अगर प्रथम 7 पदों का योग 49 है, इसका मतलब वो एपी विषम संख्या की एपी है। यहां से डाउट भी हो सकता था, वो पद कुछ और भी हो सकते थे, लेकिन जैसे ही दोबारा कंफर्म करने के लिए एक उसी श्रेणी के कुछ और पदों का योग दे दिया, 17 पदों का योग 289 दे दिया, तो यहां से मुझे क्लियर कट हो गया कि n की पावर 2 सिर्फ विषम संख्याओं का योग ही निकलता है। आपकी जितने विषम संख्याएं हैं उनका अगर आप वर्ग कर दोगे तो योग आ जाएगा। ये 2 विषम संख्याएं थी, मैंने 2 का वर्ग किया, 4 आ गया। ये 3 विषम संख्याएं थी, मैंने 3 का वर्ग किया, 9 आ गया। ये 4 विषम संख्याएं थी, मैंने 4 का वर्ग किया और 16 आ गया। तो मुझे यहां से पता चला ये कुछ नहीं है, आपकी एक विषम संख्याओं की समांतर श्रेणी है। और आपसे पूछ लिया कि n पदों का योग कितना होगा, प्रथम n पदों का योग कितना होगा, कहने का मतलब प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो वो जितनी संख्या होंगी उसका वर्ग आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके एपी के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। इससे ज्यादा एपी का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया और आपसे नहीं निकला तो मेरी गारंटी है आप इसको 2 बार वीडियो को देख ले बस। अब मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो एक्चुअल में एपी के नहीं हैं, लेकिन वो एपी से रिलेट किए जाते हैं, तो मैंने वो 3 क्वेश्चन ले लिए हैं। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा दिए गए हैं। अगले आपके 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको पूरे ध्यान से देखें। हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। आप ये मत समझना एपी खत्म हो गई और आप वीडियो छोड़ के चले जाएं। पूरी वीडियो देखें, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक आपको इस तरीके से संख्या दे रखी है 1 2 3, आगे डैश डैश का मतलब है जो ये इस तरीके से लिखा गया है ना, यही कंटिन्यू किया गया है। इसका मतलब आपकी नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं और उन 10 नंबर का सम 55 है। और फिर आपसे पूछ लिया कि 11 12 13 और आगे ऐसे ही कंटिन्यू, अगर 20 तक जाए तो इनका योग क्या होगा। अब कुछ बंधु क्या करते हैं, उनको पता चल गया है कि प्राकृत संख्याओं का योग है, उन्होंने कुछ सीख रखा है, वो पहले 20 संख्याओं का योग निकालते हैं, फिर उसमें से 10 संख्याओं का योग घटाते हैं और फिर आंसर देते हैं। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर क्या दे रखा है आप इसको भूल भी जाइए 1 मिनट के लिए। आप मुझे ये बताइए, 11 12 13 इस तरीके से 20 तक दे रखा है, क्या ये समांतर श्रेणी है? बिल्कुल है, क्योंकि इनके बीच का अंतर 1 1 है।
बस इनका योग बताना है। बीच में प्लस लगाने का मतलब क्या है, इनका योग बताना है। ऊपर वाले को आप भूल जाए, इसको हल करें। इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो आप मुझे ये बताइए कितने पद हैं। भाई कोई भी छोटी क्लास का बच्चा भी बता देगा 11 से लेकर 20 तक ये 10 पद हैं, तो n की वैल्यू मेरी 10 है। दूसरा a कितना है, a है आपका 11, और वैसे तो d से भी निकाल सकते हैं, लेकिन l दे रखा है आपको, आखिरी पद दे रखा है, और वो कितना है 20। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो आपने सिर्फ s का फार्मूला लगाना था, सॉरी a प्लस में l, बस पुट कीजिए वैल्यू। n है मेरा 10/2, a है मेरा 11, l है मेरा 20, 2 से इसको काटा 5 गुणा में 31, ये आ गया आपका 155। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। बस आपको समझाने के लिए क्वेश्चन दिया है। अगर आपकी एग्जाम, अगर आप किसी बुक को भी देखोगे ना, उसने भी कैसे कर रखा है, पहले 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग कर रखा है, फिर उसमें से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग घटा रखा है। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी डायरेक्टली एपी ही है, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये एसएससी में भी कई बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में दिया गया है 1 + 2 + 3 + 49 तक लगातार गया है, सॉरी 50 तक लगातार गया है, फिर उसके बाद घटते क्रम में वापस 1 पे आ गया। ये आपकी एक प्रकार की श्रेणी है तो ये भी समांतर श्रेणी है, पहले बढ़ते क्रम में है, फिर आगे घटते क्रम में है। इसका योग बताना है क्या है। ये किस तरीके से लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है 1 + 2 + 3, इसी तरीके से जोड़ते रहे, फिर 47, फिर 48, फिर 49, फिर 50। जैसे ही 50 पे आए फिर दोबारा घटना शुरू कर दिया, 49, फिर 48, फिर 47, और फिर इस तरीके से 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से एक श्रेणी बनी हुई है, और आपने इसका योग पता करना है। यहां पर भी कुछ बंधु क्या करते हैं, पहले इसका योग निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर बाकी बचे हुए का योग निकाल लेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, पहले मैंने क्या किया, 1 से 2 तक एक श्रेणी लिखी और 2 से फिर वापस 1 पे चला गया। ये ऐसे ही तो किया है ना, पहले 1 से 2 पे गए, फिर 2 से वापस 1 पे आ गए। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं तो इनका जोड़ कितना आ गया, 4, और मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, मैं 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2। ऐसे ही अब की बार मैंने लिखा 1, 2 और 3, और फिर 3 से वापस आ गया 2 और 1। इनका योग कितना है, 3 और 3 6 और 3 9, इसका योग आ गया है 9। तो मैं 9 को क्या बोल सकता हूं, मैं 9 को बोल सकता हूं 3 की पावर 2। अब ऐसे ही मैं लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, और फिर 4 से वापस आ गया। अगर मैं इनका योग करूंगा तो 16 आएगा, और 16 को मैं बोल सकता हूं 4 की पावर 2। क्या इस पैटर्न से कोई बात आपको समझ आई। अगर मैं 1 से लेकर 2 लिखता हूं, फिर 2 से वापस 1 पे आ गया, तो जो बीच वाला पद था ना उसका ही वर्ग कर रखा है, बस कुछ नहीं है। अगर 3 तक जाता हूं और फिर 3 से वापस 1 पे आ जाता हूं, तो कुछ नहीं है, बस 3 का वर्ग कर रखा है, वही जोड़ है इसका। अगर इस तरीके से संख्याएं जोड़ में लिखता हूं मैं, पहले मैं 4 तक गया और फिर वापस 1 पे चला गया, तो जो बीच वाला पद है ना उसी का अगर वर्ग कर दूं तो इसका योग आ जाएगा। इसी तरीके से इस पूरी श्रेणी में अगर मुझे इसका योग निकालना है तो बस सिर्फ बीच का पद देखना है, और बीच का पद है आपका 50, तो 50 का वर्ग ही आपका आंसर होने वाला था, और वो आंसर है आपका 2500। इसको समांतर से डी का फार्मूला लगा के सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनको इस तरीके से इस पैटर्न पे बना रखा होता है, आप इसमें वैसे ही टाइम वेस्ट करने लग जाते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आपका किसी भी श्रेणी से रिलेटेड नहीं होता, ये किसी भी श्रेणी में नहीं आएगा। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। जब भी इस तरीके से मल्टीपल में टर्म्स दे रखी हैं तो आपने ध्यान रखना है इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। आप इस श्रेणी को देख के इसमें कॉमन ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हो। वो हमारी श्रेणी थी प्लस और माइनस की, ये है मल्टीपल में। आपने हमेशा ध्यान रखना है जहां इस तरीके से मल्टीपल में टर्म दे रखी हो वो कोई श्रेणी का क्वेश्चन नहीं है। देखिए बस आप इनको हल कीजिए। मैंने इसको हल किया, 10 एकम 10, 10 में से 1 गया 9,
इसको पहले को हल करके आ गया आपका 9/10। अब यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुणा है। अब मैं इसको हल कर रहा हूं, 11 एकम 11, 11 में से एक गया 10, इसको हल करके आया 10/11। मैं इसको हल कर रहा हूं, 12 एकम 12, 12 में से एक गया 11, 11/12। इससे अगले वाला आ गया है 11/12। ऐसे ही मैं सभी को हल करूंगा। अब आगे ये ऐसे ही नहीं है, आगे ऐसे डैश डैश लगा हुआ है, मैंने लिखने में गलती कर दी है। फिर आगे लिखा हुआ है 1-99/1/99। इसको घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 98/99। इसको हल करूंगा, 100 एकम 100, 100 में से एक गया 99, 99/100। मैंने कुछ नहीं किया, इनको हल करके बस यहां लिख दिया और इनके बीच में थी गुणा। ये सारे पैटर्न हमेशा एक तरफ से कैंसल आउट हो जाते हैं। देखो ऐसे ये कैंसिल हो रहे हैं, ये ऐसे कैंसिल हो रहे हैं। इसका डिनोमिनेटर अगले के न्यूमरेटर को कैंसिल कर रहा है। 10 से 10 कट गया, 11 से 11, ये सारी श्रेणी ऐसे ही कटती चली जाएगी। तो ऐसे में क्या बचेगा, इसका तो आखिरी पद बचेगा और इसका पहला पद बचेगा और 9/100 आपका आंसर है। तो ये कोई एपी नहीं है। ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं मल्टीपल में, आपने उनको हल करके ऐसे लिख के देखना है, या तो वो ऐसे कट जाएंगे या फिर वो ऐसे कट जाएंगे। अगर वो ऐसे कटेंगे तो पहली टर्म का ऊपर वाला बचेगा और आखिरी टर्म का लास्ट वाला बचेगा। अगर वो ऐसे कटेंगे तो आखिरी टर्म का ऊपर वाला बचेगा और पहली टर्म का नीचे वाला बचेगा। बस इतना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका एक एपी का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर क्यूब देते ही मामला गड़बड़ हो गया। अगर आपको ऐसा दे रखा होता कि 5 प्लस में 6 प्लस में 7 और प्लस में 10, तो ये एपी थी, क्योंकि इनके बीच का अंतर है आपका 1-1। लेकिन इसके ऊपर पावर लगा दी 3-3। अब इनके बीच का अंतर समान आने वाला नहीं है। ये आपका 125 है, ये आपका 216 है, ये आपका 343 है। अगर आप इसको हल करोगे ना तो इनके बीच का अंतर बराबर नहीं आएगा। जब इनके बीच का अंतर बराबर नहीं है तो ये सिर्फ श्रेणी है, समांतर श्रेणी नहीं है। श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक श्रेणी है बस वो लिखी हुई है, उनके बीच कुछ भी अंतर हो सकता है, कोई भी पैटर्न हो सकता है। एक है आपकी समांतर श्रेणी एपी। एपी का मतलब ये है उनके बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका एपी का नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपने कैसे हल करना है, अगर आपको नेचुरल नंबर्स के घन का क्यूब का सम निकालना हो, अगर आपको नेचुरल नंबर्स के घन का योग निकालना हो, क्यूब का योग निकालना हो, ये नेचुरल नंबर्स के क्यूब ही तो दे रखे हैं, इसका योग निकालना हो तो आपका फार्मूला होता है तो आपका योग निकालने का फार्मूला होता है n×n+1/2 की पावर 2। बस ये याद रखना है, नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम निकालना हो तो n×n+1/2 और सारे की पावर 2। लेकिन ये फार्मूला लगाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होने चाहिए। ये शुरू हो रहे हैं 5 से, तो आपने इसमें वो तरीका लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के क्यूब का योग निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब पहले मैं ये निकाल रहा हूं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरीके से 10 का क्यूब, पहले मैं इसको हल कर रहा हूं। अब यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 10, क्योंकि ये 10 पद है तो मैं n की वैल्यू वहां रख रहा हूं। मैंने रखा 10, 10 + 1 11 और बटे में 2 और इसका वर्ग। तो 2 से इसको काटा 5, 5 × 11 55 और 55 का वर्ग होता है 30 25। तो इस तरीके से आपकी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के क्यूब का योग आ गया है 3025। लेकिन मैंने तो 1 से लेकर 10 तक का निकाल दिया है, मैंने तो निकालना था 5 से आगे तक का। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का क्यूब का योग अलग से निकालना पड़ेगा, वो इसमें से घटा देंगे। इनका क्यूब का योग अलग से निकाल लेंगे और वो इसमें से घटा देंगे। इनका कैसे निकलेगा, ये संख्याएं हैं 1 2 3 4, तो अब n की वैल्यू है 4, तो n की वैल्यू रख दी 4, 4 + में 1 5 और बटे में 2 और इसकी पावर है 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की पावर 2 100। तो पहली 4 संख्याओं के क्यूब का योग आ गया है आपका 100, तो 100 इसमें से घटा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 2925 और ये आपका आंसर है। ये जो मैंने लास्ट में 3 क्वेश्चन लिए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एपी आपकी इंपॉर्टेंट है
लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखे गए हैं, तो मैंने एपी के साथ में ही आपको समझा दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप इनको एपी से रिलेट ना करो। दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन थे एपी के और ये 3 क्वेश्चन मैंने पूरी डिटेल से समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपको वीडियो समझ आई है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।